परमाणु ठिकानों पर बम गिराकर भी ट्रंप फेल हो गए। और सवाल यह भी कि अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर धरती फाड़ बम गिराकर फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी कर परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाकर महाविनाशक का नया चैप्टर खोलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया। ट्रंप के साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यही बातें दोहराई। एक इंटरव्यू के दौरान मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला सटीक रहा, ईरान अब परमाणु हथियार बनाने से कोसों दूर हो गया है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचा है और अब इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन अमेरिका के इस दावे की पोल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने खोल दी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने ला दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के चीफ ने कहा, इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है। अभी IAEA की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाना है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमलों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने भी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कुछ महीने पीछे चली गई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की अधिकांश सुविधाएं जमीन के नीचे थी और बम से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल प्रवेश द्वार बंद हुए हैं। प्लांट की संरचनाएं सुरक्षित हैं। अमेरिका के हमले के बावजूद कुछ सेंट्रीफ्यूज अभी भी काम करने की स्थिति में है और ईरान का यूरेनियम भंडार खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षित है। हालांकि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के तेवर और तैयारी बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात खत्म होते ही खामेनेई एक बार फिर परमाणु हथियार बनाने की राह पर चल पड़े हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी की है। अराक्ची ने कहा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए भारी बलिदान दिया है। हमारे लोगों ने इसके लिए कई मुश्किलें झेली और इस मुद्दे पर हम पर युद्ध थोपा गया, लेकिन तय है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ईरान के इस दावे के पीछे का एक आधार ये भी है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। दावा किया गया था कि ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया। लेकिन अब जब जंग की आग बुझ रही है, मिसाइलों की बौछार रुक रही है, तो ईरान फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान को लेकर ट्रंप का प्लान फेल हो गया? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? और सवाल ये भी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो क्या अब की बार मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पल पल ये हालात बदल रहे हैं और वो भी मिडिल ईस्ट में मौजूद। पिछले कुछ दिनों से जो हालात थे, लगातार इजराइल का हमला था, उसके बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए हमला किया, कई दावे हुए, कई बातें सामने आई। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनके जरिए इस इश्यू को, इस सब्जेक्ट को समझेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है अनुज सर। उधर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तपेश सर, बहुत स्वागत है। जितेंद्र कुमार
त्रिपाठी पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ गए और संजीव कुमार श्रीवास्तव मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, सवाल आपके सामने लाते हुए हम अपना सब्जेक्ट सामने रख चुके हैं कि हम किस पर बात कर रहे हैं। ये कई दावे और कई बातचीत सामने निकल कर आ रही है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम ईरान का तबाह हुआ या नहीं, इस पर हो रहे अलग अलग दावे अनुज जी ईरान को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देते हैं कि हुआ है तबाह या नहीं हुआ है तबाह। क्या आपको लगता है प्रेजेंट कंडीशन जहां पर IAEA ने कहा है कि नुकसान अगर हुआ भी है तो बहुत कम नुकसान हुआ है और उसको शुरू करना कुछ महीनों की दूरी पर ही निर्भर करता है, ईरान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं लगता फिर से इस ट्रैक पर लाना इस प्रोग्राम को? राजीव, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितने भी लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सब मेरा मानना है कि वो सब ऐसे ही अपना अपना आकलन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है उसको हम एक तरफ रख देते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब भी हम लोग जजिंग डिस्टेंस की बात करते हैं सेना में, तो अपने 10-15 लोगों के साथ ग्रुप बना के कहते हैं कि वो कितने दूर पर है, और उसमें से जो सबसे ऊपर वाला होता है और सबसे नीचे वाला होता है उसको हटा करके बाकी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सबसे ऊपर वाले हैं या सबसे नीचे वाले हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स को मेरा मानना है कि हमको मतलब वो डिस्कस करने योग्य भी नहीं होते कि मैंने आई फील ऑनर्ड दैट आई हैव ऑब्लिटरेटेड द ईरानियन एटॉमिक दिस दैट एंड द अदर। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। नुकसान हुआ है, कितना ये आने वाला समय बताएगा। कितना जब वहां पर उसका अगर इंस्पेक्शन उन्होंने करने दिया या उनके खुद के रिपोर्ट्स बाहर आएंगी तब पता लगेगा, लेकिन नुकसान हुआ है। देखिए राजीव, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का अर्थ सिर्फ यूरेनियम नहीं होता। बहुत और चीजें होती हैं उसमें, बहुत और मैकेनिज्म्स चाहिए, बहुत और मशीनरी चाहिए, बहुत और तरीके के काम करने वाले चाहिए, बहुत सारे साइंटिस्ट आपके पास होने चाहिए। तो जहां तक सवाल नुकसान का है, मेरा यह मानना है कि नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट आपने 15-20 मार दिए। उनके 11 या 12 न्यूक्लियर ठिकानों पर, हर न्यूक्लियर, भाई हर जगह उसने हर कुछ तो बना के रखा हुआ नहीं है। न्यूक्लियर ठिकाने पे कहीं ना कहीं, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो मेरा यह मानना है कि लगभग हर प्रकार की चीज के ऊपर नुकसान उसको हुआ है। आप मत देखें कि आप नातांज में या इस्फहान में उन्होंने GBU-57 बॉम्ब गिराया है, आप क्या समझ रहे हैं कि उससे नुकसान नहीं हुआ? लेकिन आई हैव ऑब्लिटरेटेड the nuclear program of ईरान, वो एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में वो ये है कि वो जो 900 पाउंड यूरेनियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहां गया। कि ईरान को जितना भी नुकसान हुआ है, ये मेरा मानना है कि कुछ समय में, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट, वो उसको रिवाइव कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल धुन में लगे हुए हैं कि हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना है ही है। तो ये भी आप बात मान लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये ईरान और अमेरिका और इजराइल मिलकर के ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो 900 पाउंड जो यूरेनियम है वो कहां गया, कहां इन्होंने छुपा दिया। एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, देखिए, ये अगर उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया है तो कोई भी जगह इतनी सुरक्षित नहीं हो सकती जितना फोर्दो था। अगर ईरान के इस स्थान का पता यूएस को या इजराइल को लग गया, और ये भी मैं बता सकता हूं कि वो गारंटीड पता लगेगा, क्योंकि मोसाद कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगा जिससे कि उनको ये पता पड़ जाएगा कि वो कहां गया। अभी भी इजराइल के कुछ अखबार कह रहे हैं, मैं देख रहा था, कुछ अखबार कह रहे हैं कि उनको मालूम है कि वो जो 900 पाउंड यूरेनियम है वो कहां गया है। तो ये पता लग सकता है। इसका एकमात्र, इसका जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है राजीव, वो ये है कि ये बात मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं कि निष्कर्ष ये है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन राइजिंग लायन भी चालू है। और अभी जो आप थोड़ा गैप इसमें देख रहे हैं, पॉज बोलूंगा मैं इसको, पॉज देख रहे हैं, वो इसलिए है कि शायद दोनों तरफ अपने अपने दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, अपने अपने जो नुकसान हुए हैं उसको भरपाई करेंगे। और इसका अगर
ईरान ने दोबारा शुरू किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और वेपनाइजेशन करने का दोबारा प्रयास किया, तो आप ये निश्चित मान लीजिए, न अमेरिका और नो अमेरिका, इजराइल विल हिट देम। इधर अमेरिका इज देयर और नॉट, अमेरिका हो या ना हो, इजराइल उसको हिट जरूर करेगा। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, चीजों को आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन पहले मैं बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद अपने सवाल के साथ आपके सामने आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, और वही बात अनुज जी के जवाब से जोड़ता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। ईरान परमाणु हथियार तैयार करना चाहता है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हमारी जीत है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो जो बातें कह रहे हैं उन सबको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना, या उनके हर बयान को उतनी गंभीरता से लेना, क्योंकि वो अपने बयान पर मौजूद ही नहीं रहते हैं। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, आइए पहले वो सुन लेते हैं। We not succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. हमने हिट किया है और इसी के चलते ये वॉर रुका है, ऐसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इशारा दे रहे हैं कि अगर कुछ भी आगे ऐसा हुआ तो एक बार फिर हम हिट करेंगे। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, आपने मेजर जनरल अनुज माथुर को भी सुना होगा, मैं आप लोगों को, और संजीव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश जी, हम जो देखते आए हैं इतने दिनों में, क्या उसमें बहुत कुछ जोड़ा जाना अभी बाकी है? इस पॉज के दौरान वो जोड़े जाने की कोशिश हो रही है, या फिर मैं अगर इस बात से कहूं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, असल चौधराहट किसकी दिखाई पड़ रही है इसमें? चौधरी कौन बन रहा है? आईएईए और ट्रंप के बयान अलग है। देखिए, चौधरी तो ट्रंप साहब ही हैं, और तो कोई चौधरी है नहीं वर्ल्ड में। नहीं, आप तो, ही हैं। तो इसमें जो है, देखिए, ये मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि इस समय 3 ऑप्शंस बचते हैं। मैं उनको एक बार 1 मिनट में रिपीट करूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या हुआ। ठीक है। पहला था, ये था कि ट्रंप, डिस्पाइट ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन रिजर्वेशंस एंड अगेंस्ट रिपब्लिकन्स, अमेरिका ने ये लिमिटेड ऑपरेशन किया। वो इसलिए किया क्योंकि इजराइल ये परसुएट कर रहा था ट्रंप को कि आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा, फोर्डो को मारना पड़ेगा। तो अमेरिका ने किया। 2020 में जो उसने सुलेमानी के बाद ईरान ने जो फेस सेविंग की थी, वही फेस सेविंग उसने इस बार दोहा में अटैक करके की। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास थी नहीं थी, वो दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट मैटर। इसके बाद इजराइल यूनिलेटरली सीज फायर करेगा, जिसको ट्रंप अनाउंस करेंगे, और अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पे आना जाएगा। सॉरी, ईरान को। और ईरान तो रेडी बैठा था, क्योंकि उसने 3-4 बार स्टेटमेंट दिया था कि जब तक इजराइल हम पे अटैक करता रहेगा तब तक हम नेगोशिएशन पे नहीं आएंगे, तो इजराइल ने रोक दिया। तो ये तो सिचुएशन जैसी थी, इफ आई कैन सी दैट, एनीबडी कैन सी दैट। नाउ इशू ये है कि इस समय युद्ध रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? वो रुकना इसलिए चाहिए था क्योंकि ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी में हर जगह बुरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्हें अगर नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए तो एक जगह तो पीस बतानी पड़ेगी ना। तो ये इजराइल प्रॉब्ली रेडी नहीं था, पर ट्रंप ने इजराइल को परसुएट किया ना हो कि मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हारा साथ दिया, मैंने बॉम्ब मारे, अब मेरे कहने से तुम इसको रोको। ठीक है, इजराइल की स्थिति इस समय वैसी ही है, जनरल सेंटीमेंट ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को खत्म होने के बाद हिंदुस्तानी पब्लिक के थे। तो इजरायलीज एक्चुअली ऑन ग्राउंड बहुत खुश नहीं है, लेकिन ये ट्रंप को जीतना, अपने आप को जीतना दिखाना था। जो दावे वादे उसने किए थे वो वर्ल्ड को दिखाना था, तो वो उसने दिखा लिया। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस युद्ध के बाद अगर आप ये बोलेंगे पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तो ईरान का जो रिजॉल्व है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा अब इस न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए। चाहे वो इस बार ज्यादा सीक्रेसी से बनाए, चाहे कुछ क्लैंडस्टाइन अप्रोच के थ्रू बनाए, लेकिन ईरान इस पे रुकेगा नहीं, ये निश्चित है। अब बात आती है यूरेनियम कहां गया। जनरल माथुर ने बिल्कुल ठीक कहा, पहली बात तो यूरेनियम को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करना उतना आसान नहीं है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। यू कांट जस्ट हिट यूरेनियम जस्ट लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो इन व्हाट स्टेज और व्हाट स्टेट
द यूरेनियम इज, उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो आएंगे वो कहाँ कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये अगर उसने यूरेनियम ले भी लिया, अगर उसने अपने पास रख भी लिया, तो जिस तरह का डैमेज उसके पास हुआ है, महीनों का मतलब महीनों, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 6 महीने, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। ना साइंटिस्ट है, ना ही फैसिलिटीज है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है, जबकि ईरान उसको डेवलप करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कौन हेल्प करेगा? नॉर्थ कोरिया करेगा थ्रू द रोड रूट, ठीक है, रशिया कर सकता है, बट इट विल टेक टाइम, द इंटेलिजेंस विल कम। कहीं ना कहीं से वो इंटेलिजेंस, अगर इतनी सारी इंटेलिजेंस इसराइल ने जुगाड़ कर ली थी कि कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस घर में रहता है, और इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको मारा, अपनी ड्रोन फैक्ट्री उसने ईरान के अंदर बना ली, तो आपको क्या लगता है कि इस डैमेज का असेसमेंट अगले कुछ दिनों में नहीं बाहर निकल के आएगा? इजराइल विल कीप द वेट एंड वॉच सिचुएशन नाउ। और इस समय सीज फायर इसलिए जरूरी था, आप ये देखिए, इजराइल अक्टूबर 7, 2023 से वॉर लड़ रहा है, और हम आयरन डोम की बात तो कर रहे हैं। अरे एक होती है कैपेसिटी, एक होता है प्रोडक्शन। कैपेसिटी वर्सेस प्रोडक्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? इजराइल ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन इस वॉर की एंड स्टेट में ये भी की, उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है उसके ऊपर। शायद मेरे हिसाब से ये मिसकैलकुलेशन थी। ईरान तैयार बैठा ही था क्योंकि उसका डैमेज बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन अगर हम आज इसमें देखें, इजराइल बहुत अपर हैंड के साथ में था, डिस्पाइट द डैमेज, उसके स्काईज के ऊपर फ्री हैंड था। लेकिन आप कैसे डैमेज कर सकते हो, और क्या डैमेज करते हैं न्यूक्लियर प्लांट को? अरे बाबा, आप जब ग्राउंड फोर्सेस भेजोगे तभी तो उसको कैप्चर कर सकते हो। जब अगर ग्राउंड फोर्सेस उतरनी ही नहीं है, तो एयर से असेसमेंट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का कैसे होगा? ह्यूमन इंड से होगा, विच विल टेक टाइम। और ईरान दोबारा करेगा तो दोबारा अटैक होगा। बैक टू यू। आप एकदम सही कह रहे हैं। आपने ये बात तो वाकई है, डैमेज का असेसमेंट ये छुपा नहीं रह सकता, डैमेज का असेसमेंट देर सवेर सामने आएगा। लेकिन 6 से 7 महीने की बात जो तपेश जी कह रहे हैं, क्या वही स्थिति है? संजीव जी, मैं आपको रुख करता हूं। संजीव जी, विश्व संस्थाएं आज से पहले कई तनावों के बीच में कितना कारगर रही हैं, शायद मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका असेसमेंट इस बारे में मुझसे ज्यादा कहीं अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की जो बड़ी एलीट हैं, जिसमें यूएन का भी हम नाम ले सकते हैं, इवन यूएनएससी को भी आप रख लीजिए, जो सैंक्शन की बात करती है, और उसकी रात में हुई बैठक क्या इशारा देती रही है, इनका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? एकदम खत्म हो गई है, सारे हमले अपने आप चलते हैं, अपने आप ही टैकल किए जाते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने भूमिकाओं को जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहां पर पूरा करने में विफल साबित हो रहा है, और वो विफलता लगातार उसकी देखी जा रही है। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, 20वीं सदी के मध्य का बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन 21वीं सदी के तीसरे दशक की रियलिटीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है यदि उसके रिफॉर्म्स न किए जाए? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यदि इसी तरीके से रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका हश्र भी वही होगा जैसा कि लीग ऑफ नेशंस का हुआ था, और जो कि पूरी दुनिया में जाहिर है कि एक बड़ी चिंता की बात होगी। आज आप देखिए तो जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सभी का और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सभी का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। वहां पर सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राष्ट्रों ने लाइन लगा रखी है, बी लाइन लगा रखी है कि वो किस तरीके से वो ब्रिक्स के सदस्य बन जाए, G20 में चले जाए, क्योंकि यूएन अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। तो यूएन को रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है, और ये जो औपचारिकता मात्र बन करके रह गया है, राजनीति का अखाड़ा बन के रह गया है। 4-5 राष्ट्रों के पास जो वीटो पावर है, ये पंच प्रधान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं और अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करते हुए सारे अच्छे रेजोल्यूशंस को डिफीट कर देते हैं। और ये जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते राजीव जी, तब तक मेरा मानना है कि यूएन अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में, जैसा कि तपेश जी ने कहा, बहुत ही इंसाइटफुली उन्होंने बताया कि जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि यदि ईरान ने अभी भी अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को न त्यागते हुए कुछ बड़े कदम उठाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने की तरफ बढ़ा, जाहिर है कि उसने अपने फिशल मटेरियल को, अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम को सिक्योर लोकेशंस पर वो ले गए हैं। लेकिन ये जो हमला अमेरिका ने किया है वो बहुत ही बड़ा हमला है और इसका काफी डैमेज हुआ है, और उसका जो प्रोग्राम है वो वर्षों पीछे चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी
यदि उन्होंने फिर से कुछ स्ट्रक्चर खड़े करने की कोशिश की या कहीं अन्य फैसिलिटीज पर कुछ सरप्राइज देने की कोशिश की, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा भी ऐसा मानना है, जैसा कि माथुर सर ने भी कहा, तपेश जी ने भी कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के फिर से उन फैसिलिटीज को तबाह करेंगे। क्योंकि राजीव जी, चाहे अमेरिका का आज का ट्रंप प्रशासन हो, बाइडेन प्रशासन रहा हो पहले का, या ओबामा प्रशासन रहा हो, या बुश प्रशासन हो, सभी एक सुर में, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो, बाईपार्टीजान तरीके से इस संकल्प को लगातार दोहराते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। इवन कि प्रेसिडेंट ओबामा, जो कि जेसीपीओए को जिन्होंने नेगोशिएट किया था, ईरान न्यूक्लियर डील को जिन्होंने नेगोशिएट किया था, वो भी इसी बात को बार बार दोहराते थे कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हम एक्वायर नहीं करने देंगे। तो ये अमेरिका का कमिटमेंट लगातार कायम है। और अमेरिका आने वाले समय में यदि ईरान ने कुछ और भी एम्बिशन दिखाया या किसी तरीके का सरप्राइज कुछ करने की कोशिश की अपने न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में, तो अमेरिका और इजराइल, मेरा मानना है कि दोनों फिर से एक बार उसके ऊपर और भी बड़े हमले करेंगे। और इस बार यदि अमेरिका और इजराइल ने कोई बड़े हमले किए तो उनका लक्ष्य फिर वहां की रिजीम को बदलने का भी होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। ईरान की इस्लामिक रिजीम को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आने वाले समय में और भी बड़े तरीके से भुगतने पड़ सकते हैं, और ये रिजीम के कोलैप्स का भी कारण बन सकते हैं। ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल आने वाले समय में इसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, जो कि उनका अल्टीमेट गोल है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है 1979 के बाद से चली आ रही जो इस्लामिक रिजीम को बदलने का है, उसको मैं गलत और सही के नजरिए में नहीं तोलना चाहूंगा, उसके बारे में अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन उनका जो गोल है वो यही है कि वो वहां की इस्लामिक रिजीम को बदलना चाहते हैं। और यदि ईरान ने ऐसा कुछ उन्हें अवसर दिया तो फिर अगला जो उनका टारगेट है, अभी तो ये टारगेट था उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को लिमिट करने का, उसे डैमेज करने का, लेकिन फिर अगला जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रिजीम चेंज का होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। स्पष्ट रूप से आप रिजीम चेंज का देखते हैं, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ता है ईरान तो ये स्थिति बनती दिखाई देती है। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सर, अगर हाल फिलहाल में अमेरिका की इन्हीं कोशिशों को देखा जाए, मैं क्यों संजीव जी के इस जवाब से ही ले रहा हूं, हाल फिलहाल में अमेरिका की इन कोशिशों को देखा जाए तो रिजीम चेंज जैसी कोई कोशिश हमारे ही पड़ोस में बांग्लादेश में जरूर हुई है, और उसमें स्पष्ट तौर से अगर नहीं तो अंदर खाने यही बातचीत होती रही है कि अमेरिकी डीप स्टेट और अमेरिकी गवर्नमेंट के जरिए वहां पर एक सत्ता चेंज की गई, लेकिन इतने दिनों में बांग्लादेश में वो चीजें नहीं दिखाई पड़ी, उससे ज्यादा अब गुस्सा आने लगा है, सब पार्टीज अलग होने लगी हैं। तो क्या रिजीम चेंज इतना आसान है कि उसको किसी मिलिटरली हल हासिल कर लिया जाए? क्योंकि जहां जहां कोशिश की गई है वहां रिजीम ने पलटवार किया है और उल्टा पड़ गया है वो दांव। देखिए राजीव जी, रिजीम चेंज की जहां तक बात है, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ विचार रखता हूँ। मेरे ख्याल से रिजीम चेंज उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं कि अमेरिका या ईरान मिलकर या अमेरिका या इजराइल मिलकर रिजीम चेंज कर दें। पिछले 45-46 साल से वहां पर एक रिजीम चल रही है। 46 साल का मतलब 2 पीढ़ियां उस रिजीम के अंतर्गत रह चुकी। और एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम करके, कहा जाता है कि जो आपका कैप्टर या आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा हो वो अगर एक कुछ टाइम तक चलता रहे, लंबे टाइम तक, तो आप उसके आदी हो जाते हैं। आपने देखा कि ईरान में खुद में रिजीम चेंज के कितने पक्षधर हैं। सिर्फ कुछ औरतों को छोड़ करके जिन्होंने नारी स्वातंत्र के नाम पर कुछ विरोध किया था, एक भी कोई महत्वपूर्ण पुरुष डिसिडेंट नहीं उसमें दिखा है। और जब ईरान ने हमला किया कतार के एयरबेस पे, अमेरिकी एयरबेस पे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे। तो हम ये कैसे मान ले कि एकाएक क्या 45 साल से अमेरिका की या इजराइल की किसी सरकार ने ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं कि हाँ रिजीम चेंज इजराइल कर लेगा या अमेरिका कर लेगा और जल्दी से ओवरनाइट हो जाए। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं, बड़ा देश है जोग्राफिकली। और दूसरी चीज देखिए, इसमें थोड़ी और मैं चीज कहना चाहूंगा, जो ट्रंप की बात है, तो ट्रंप की बात की इनकंसिस्टेंसी इसी से जाहिर होती है कि ट्रंप ने अभी कहा कि साहब हमने इस तरह तबाह कर दिया उनका न्यूक्लियर सिस्टम
कि दशकों पीछे ढकेल दिया। अगर दशकों पीछे ढकेल दिया है तो फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है, धमकी देने की जरूरत क्या है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम अभी ऐसा करें? इसका मतलब आप ही के हिसाब से ईरान दशकों तक ये नहीं कर पाएगा। दूसरी इनकंसिस्टेंसी देखिए, जिससे मैं वो करता हूँ, शायद ईरान ने अपने न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट हटा लिए हो, न्यूक्लियर एसेट्स हटा लिए हो। फोर्डो पर हमले के 2 दिन पहले देखा गया था लंबा 18 या 19 ट्रकों का कारवां वहां खड़ा था और वहां से रवाना हुआ। 2, इसका मतलब कि हो सकता है न्यूक्लियर मटेरियल कुछ हटा लिया गया हो। तीसरी चीज ये कि आप कि वहां पर फोर्डो में 80 से 100 मीटर की गहराई में उनके बंकर्स बने हुए हैं, और ये बंकर्स स्पेशल होते हैं जिसमें पहले रीइंफोर्स कंक्रीट, उसके बाद सॉयल, फिर रीइंफोर्स कंक्रीट, मतलब 5 लेयर होती हैं, ताकि अगर आप कंक्रीट को भेदें तो सॉयल जो है वो कुशन कर सके। और जो बंकर बस्टर बम है उनकी रेंज 60 मीटर की है। ठीक है, आपने एक नहीं 12 किए, लेकिन काफी कुछ डैमेज हुआ होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं डैमेज हुआ। दूसरी चीज, आईएईए ने, देखिए आप ही के चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि आईएईए अध्यक्ष ने कहा कि भी पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। चौथी चीज इसके साथ यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह डैमेज हो गया है, आपकी खुफिया रिपोर्ट डिफेंस की, पेंटागन की, ये कह रही कि पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ, आंशिक नुकसान हुआ है, और आप फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बकवास है, पूरी तरह हमने खत्म किया। अगर आपने पूरी तरह खत्म कर दिया तो फिर जो ये रिपोर्ट है इसके लीक होने पर आप क्यों कह रहे हैं कि लीक होने के खिलाफ हम एक्शन करेंगे? मतलब आप अगर पूरी तरह खत्म कर दिया होता, रिपोर्ट में होता, तो फिर आपको कोई चिंता की बात ही नहीं थी। ये सारी चीजें देखिए मिला के ये कहते हैं कि अभी ईरान के पास इतनी शक्ति है। और ठीक है, अगर ईरान और इजराइल अगर यूएसए और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करते हैं या खत्म हो जाते हैं, क्या इतनी जल्दी रिजीम चेंज कर पाएंगे? यही एक सवाल है। साल लग जाएंगे क्या? तब तक न ट्रंप रहेंगे और न बेंजामिन नेतन्याहू। वाकई ये रजीम चेंज होते होते इतना वक्त लगेगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, आपने आईएईए का जिक्र किया तो ईरान ने अब क्या बात कही है। ईरान ने आईएईए से किसी भी तरह का सहयोग रोकने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान की संसद ने सहयोग रोकने का विधेयक पास कर दिया। आईएईए के सुपरवाइजर्स को ईरान आने की परमिशन लेनी होगी, न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा से जुड़ी गारंटी भी देनी होगी। यानी ईरान ने अब एक बात और कह दी है, अब वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी। अगर कोई आएगा तो उन्हें परमिशन लेनी होगी और न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा से जुड़ी हुई गारंटी भी देनी होगी। यानी अब तक जो भी चीजें हासिल कर, वैसे भी आईएईए का ये कहना था कि 2019 के बाद से फोर्डो की बात हो, नातांज की बात हो, उसके बारे में कोई उसके पास जानकारी नहीं है। मेजर जनरल अनुज माथुर, अगर ईरान फिर भी परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम जारी रखता है, इतनी सारी चीजों के हो जाने के बाद क्या क्या हो सकता है, रिपरकशंस क्या क्या आ सकते हैं? राजीव, देखिए मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा, त्रिपाठी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज उनसे डिफर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि 200 फीट नीचे रखा हुआ है सामान, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो चीज, एवरीथिंग जो वहां पर फोर्डो में है वो 200 फीट नीचे ही है। उनके अलग अलग जगह होती हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म की चीजें रखी हुई होती हैं, स्टोर्स। दूसरी बात ये होती है कि जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं और जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपन के खिलाफ। कंपन से भी उनमें खराबी आ जाती है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि यूरेनियम अलोन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता, उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उन बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे, चाहे वो हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो, दो समाप्त कर दिए हैं उन्होंने, और भी कोई किस्म की चीजें हों, कोई उनका डेटोनेशन मैकेनिज्म है, आपको जो चलाने के लिए वो चाहिए न्यूट्रॉन का, बहुत चीजें होती हैं।
और उनमें से बहुत ज्यादा चीजों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात मैं जो ये बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, तो कोई भी जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी फोर्दो थी। हर जगह उन्होंने 200 मीटर नीचे नहीं खोदा हुआ है। तो ये जहां भी गया है, जब भी पता लगेगा, तब मुझे लगता है कि इसके ऊपर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स क्वेश्चन मार्क, वो मैं आपके प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएईए से इससे इनको क्या परेशानी है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान वाले इस बात को भी मानते हैं थोड़ा बहुत कि कुछ इंफॉर्मेशंस जो कि इजराइल और अमेरिका के पास हैं, वो शायद आईएईए ने लीक करी है। क्योंकि आईएईए अगर जा रहा है तमाम उनके न्यूक्लियर जगहों पर, तो उनको मालूम है कि कहां पर क्या है। तो उनको ये लगता है कि आईएईए वाले भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और ये अमेरिका और इजराइल को किसी को ये हमारी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। ये और एक बड़ी वजह है जिससे कि वो अपने ऐसे किसी भी ठिकाने पर आईएईए को आराम से नहीं जाने देंगे जहां पर कि उनका इंटेंशन ऑफ रीमेकिंग बॉम्ब का कुछ काम चल रहा होगा। एक बात समझने की है राजीव, वो ये है कि आज भी पूरे ईरान में मोसाद का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ईरान में जो भी इंफॉर्मेशन ईरान की इजराइल को या अमेरिका को मिल रही है, वो अमेरिकन नहीं दे रहे हैं वहां पर, ट्रंप के आदमी नहीं है वहां पर, इजराइल के आदमी कोऑर्डिनेट के लिए करने के लिए, लेकिन वो जो दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो ईरान के ही लोग हैं, और उन्हीं को अपना अपना एजेंट या अपना बना करके उन्होंने उनसे खबरें हासिल करते हैं। ये जो उनका नेटवर्क है, ये नेटवर्क मेरे हिसाब से उनको बहुत जल्द बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने में सक्षम है। अब जहां तक प्रश्न आपका वो है, जब इतना मैं आपको बता सकता हूं, पहले भी मैंने कहा कि जैसे ही उनको पता लगेगा कि ईरान इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, ये हमला करेंगे, ये आप निश्चित मान लीजिए, निश्चित। ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। अमेरिका और नो अमेरिका, जैसे ही पता पड़ा इजराइल ने कि ईरान, क्योंकि इजराइल कैन नॉट अफोर्ड, आप देखिए जैसे ही यहां पर सीज फायर हुआ है, वहां पर गाजा में जो घिसी पिटी मरी भी उनकी हमस की ब्रिगेड है, उन्होंने इजराइल पे हमले करने शुरू कर दिए। तो ये जो चीज है ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये जो 12 दिन का लड़ाई है, ये एक छोटा एक कंपोनेंट है राजीव, उस पूरे जो लंबी लड़ाई पिछले कई सालों से, कई दशकों से चल रही है। और अब एक बात मैं आपको रेजिम चेंज के बारे में भी कहना चाहता हूं। रेजिम चेंज जो होता है वो वहीं के लोग करते हैं, ट्रंप साहब आके रेजिम चेंज नहीं करवा सकते। बांग्लादेश में जो रेजिम चेंज हुआ है, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को, उनको जरूर उन्होंने मोबिलाइज किया है, लेकिन मोबिलाइजेशन बांग्लादेश के लोगों का हुआ है, इसलिए वहां पर रेजिम चेंज हुआ है। रेजिम चेंज, लीडर चेंज होना रेजिम चेंज नहीं होता। आप खमैनी मार दीजिए, आप 5 मिलिट्री कमांडर मार दीजिए, आप 10 साइंटिस्ट मार दीजिए, उससे रेजिम चेंज नहीं होता राजीव। रेजिम चेंज का मतलब है आइडियोलॉजी की बदली होना। रेजिम चेंज का मतलब है जो सोच है, इस्लामिक कट्टरता की जो सोच है, उस सोच के लोगों का ईरान की गद्दी से हटना, यानी कि शायद अगर शाह साहब का उसके अंदर आना। और देखिए ये जो चीजें होती हैं, जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, रेजिम चेंज के बावजूद भी कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। और वो जो उनके जो फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट रहेंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो रेजिम चेंज करवाना मुझे नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्रो अमेरिकन टिल्ट आ सकता है, लेकिन वो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने एक शैम अटैक के ऊपर उन्होंने पूरे ईरान में खुशियां मनाई हैं, आतिशबाजियां चलाई हैं, दिवालियां मनाई हैं, उससे पता पड़ना चाहिए कि इस 12 दिन के युद्ध ने ईरान में रेजिम चेंज की तरफ बढ़ने की बजाय ईरान के तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया है। राजीव, आज ईरान में अधिकतर लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर बैठ करके ईरान में काम कर रहे थे ईरान के रेजिम के खिलाफ, उन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस हमले ने उनका जो पिछले 20 साल का एफर्ट था उसको नलिफाई कर दिया। गुड़ गोबर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था कि जो उन्होंने इतनी मेहनत करके वहां पर इस रेजिम के खिलाफ मोबिलाइजेशन किया था लोगों का, थॉट्स का, वो खत्म हो गया।
अब वो दोबारा इकट्ठे हो गए, अब जी। उनको दोबारा दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो राजीव, मेरा ये मानना है राजीव चेंज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इन्होंने लेकिन ये बनाने का प्रयास किया या उसकी तरफ बढ़े तो इस पे हमला जरूर होगा, उसके बाद भले ही कुछ भी होता है। उसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमला तय है कि ये हमला होगा, और इस बार गुड़गोबर हो या कुछ भी हो, लेकिन यूएस और इजराइल फिर से करेंगे हमला। शायद एक पॉज कई फैक्टर्स को सामने रखता है, लेकिन बड़ी खबर यह कि इजराइल के जो सुरक्षा मंत्री हैं या होम को अफेयर्स को देखते हैं, बेन ग्विर, उनका बयान सामने आया है कि ईरान के साथ सीज फायर के बाद दुश्मनों के खिलाफ नर्क के द्वार खोल देने चाहिए। बेन का बयान, दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहिए, यानी बयानों में गर्मी वही है, बयानों में तल्खी वही है। एक चिंगारी का इंतजार है इस पॉज के बीच में भी, और अगर वो चिंगारी सही जगह लगती है तो एक और चीज ट्रिगर होगी, एक और टेंशन ट्रिगर होगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री सीज फायर के बाद उन्होंने बोले, बेन ग्विर इतमार ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ नर्क के द्वार खोल देने चाहिए। बड़ा हमला किया, ये एक बड़ा हमला था। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, फाइटर जेट साथ में थे, करीब 12 GBU-57 बॉम्ब, 13,500 किलो का एक बॉम्ब, जो अपेरेंटली उसकी जो कीमत बताई जाती है करीब 29 करोड़ बताई जाती है। अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करूं तो करीब 350 करोड़ रुपए तो फोर्डो के ऊपर ही अमेरिका ने निशाने पर लगाए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, हम सब बात कर रहे हैं कि ईरान ने, या बात आई कि कोई IAEA कह रहा नुकसान नहीं हुआ, ट्रंप कह रहे हैं दशकों पीछे चला गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो यूरेनियम एनरिच था या प्लूटोनियम, इसको शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने की कोई तो SOP होती होगी, ऐसा तो नहीं कि जरा भी तनाव बढ़ा किसी चीज को लिया लाद के दूसरी जगह ले गए। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि यूरेनियम को शिफ्ट करना इतना आसान काम नहीं है। इट इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे अगर आप सिर्फ एक्सपोज भी होते हैं तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, कितना भी खासकर इनरिच्ड यूरेनियम। और एक पॉज के साथ, जब भी ये शिफ्ट हो रहा होगा सर, क्या तब स्पाई एजेंसीज की, सैटेलाइट की क्या नजर नहीं होगी कि अगर शिफ्टिंग के लिए इतना कुछ है तो वो पिक्चर में कैद नहीं हुआ होगा? तपेश सर, बिल्कुल, देखिए जब वॉर चल रहा है तो आपने अपने सारे हैंडल्स को मोस्ट एक्टिवेटेड प्लेस पे रखा हुआ है, चाहे वो मैक्सर कंपनी हो, जिस भी कंपनी हो, मिनट मिनट की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आती है। अगर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2 दिन के बाद वो रिलीज करती है कि 2 दिन पहले से वहां ट्रक लगे हुए, तो क्या इजराइल को पता नहीं था या अमेरिका को पता नहीं था? मैं ये मानता नहीं हूँ, क्योंकि इतने सीरियस ऑपरेशंस इतनी कैजुअलिटी के साथ नहीं होते। पर मैं ये नहीं कहता कि यूरेनियम शिफ्ट करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन इसीलिए आप देखिए ना ट्रंप की, मैं तो ये भी कहता हूँ ट्रंप की डिसेप्शन टैक्टिक्स देखिए। वो टैक्टिक्स क्या थी? यही तो थी कि मैंने 2 वीक का टाइम दिया है तो 2 वीक में कुछ नहीं होगा, और उसको 2 दिन के बाद अटैक कर दिया। तो ये ट्रंप को भी पता था कि अगर मैं 2 वीक का टाइम दूंगा तो 2 वीक में हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज को वहां से रिमूव कर लें, इसीलिए वो 2 दिन के बाद अटैक कर दिया गया। वो पहले से प्लान था, ये स्टेटमेंट भी प्लान था। तो ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला हर तरीके से चौधरी बनने का। अब वो आज तो चौधरी बन गए, वो आगे बने रहेंगे कि नहीं वो डिफरेंट इशू है, जो मुझे लगता नहीं है कि नहीं बने रहेंगे। जनरल माथुर से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से 100% के अमेरिका और नो अमेरिका, इजराइल विल नॉट लेट इट हैपन। क्योंकि अमेरिका का सर्वाइवल का इशू नहीं है, अमेरिका का डिप्लोमेसी और राजनीति का इशू है, उसके अपने अलग बवाल हैं जिंदगी में। लेकिन इजराइल का जो मैटर है वो सर्वाइवल का है, क्योंकि लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि इजराइल के पास बम है तो न्यूक्लियर के पास क्यों नहीं है, ईरान के पास क्यों नहीं? तो भाई इजराइल ने एक बार भी बोला क्या मैं न्यूक्लियर ईरान को तबाह कर दूंगा न्यूक्लियर से? लेकिन ईरान शुरू से ये बोल रहा है कि जो ज्यूज हैं वो बिलोंग नहीं करते इस टेरिटरी को, पैलेस्टाइन पीपल आर द ट्रू ओनर्स ऑफ दिस थिंग, एंड ज्यूज को मैं खत्म करूंगा। तो उनकी जो हेट्रेट है, जो धर्म के नाम पे जो बरगलाना है लोगों को, जो हार्डलाइनर्स हैं, तो इजराइल को ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करना ही पड़ेगा। और जो इकोसिस्टम जिसकी जनरल माथुर ने बात की इजराइल में, वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? वो इकोसिस्टम पैसे पे नहीं है। ईरान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ बलूच भी हैं, जो सिर्फ आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, इसलिए वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना है इजराइल का वहां पे। तो जब इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो सारी इंफॉर्मेशंस भी आएंगी
और उसका भी इजराइल अपनी तरफ से तरीका निकालेगा। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैंने तबाह कर दिया। और तो आप एक कमांडर बताइए ना वर्ल्ड में किसी वॉर में जो ये बोलता हो मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो फेल हुआ या नहीं हुआ, कितना डैमेज हुआ, ट्रंप हैज टू से कि भैया मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल था। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीत की रैलियां निकाली थी, तो आपको भी पता है, तो कोई हार ऐसे मानता नहीं है। बट ईरान जो है वो स्ट्रांग नेशन है अपने रिजिलियंस के लिए। ईरान इराक वॉर में भी ये साबित हुआ था, उसकी पेन और स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज ए नेशन में जब मैं बोलता हूं तो लोग भी सरकार भी। तो जब इतना रिजॉल्व हाई है तो ईरान इतनी आसानी से नहीं झुकेगा। और कोई भी जब हार्ड लाइनर गवर्नमेंट होती है ना, और जो अनडेमोक्रेटिक होती है, उसको फेस सेविंग के लिए अपनी जनता के सामने अपना मुखौटा शेर की तरह रखना पड़ता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आईएईए को नहीं घुसने दूंगा, वो सब तो पहले भी नहीं घुस रहे थे, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी वहां से, या मैं न्यूक्लियर बनाऊंगा, तो ये सब स्टेटमेंट फेस सेविंग के इमीडिएट है। आप देखिए ये थोड़ी थोड़ी नरमी आ जाएगी, थोड़े दिनों में थोड़े थोड़े नेगोशिएशन होंगे, कुछ टॉक टेबल पे आएगा, तो अपने आप ये स्टेटमेंट आने बंद हो जाएंगे। इस समय तो सब अपनी हवा में है, वो हवा कुछ दिन चलेगी जरूर। हवा कुछ दिन चलेगी जरूर, और इसीलिए हवा बहुत तेज इस वक्त चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन संजीव जी, क्या B2 बॉम्बर का इस्तेमाल, दुनिया के सबसे महंगे बॉम्बर हैं, अगर मैं गलत नहीं तो $2.1 बिलियन, अगर रुपए में इसकी कैलकुलेशन करूं तो 18,500 करोड़ रुपए का एक है। 7 भेजे थे B2 बॉम्बर, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के तो ये विमान ही थे। इतना बड़ा ऑपरेशन, क्या मैं कहूं ट्रंप फेल हो गए? ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में सफल रहे हैं, मैं ये कहूंगा। और उन्होंने जो ईरान की जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उसको भारी क्षति पहुंचाई है। ऑब्लिटरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कि तपेल साहब ने बताया कि कोई भी राष्ट्र जब कार्रवाई करता है तो उसके सक्सेस होने की वो दावे को और अधिक मजबूती के साथ दिखाता है। उसमें जायज है कि एग्जेजरेशन भी हो सकता है, लेकिन जहां तक इम्पैक्ट की बात है तो वो इम्पैक्ट अगर अच्छा हुआ है, गहरा हुआ है, और उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो काफी हद तक डैमेज हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक असेसमेंट मेरा अपना विचार है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संभव है कि डिलिबरेटली जो ईरान का जो फिशल मटेरियल है, एनरिच्ड यूरेनियम है, जब उसे शिफ्ट किया जा रहा था, तो मेरा असेसमेंट के मुताबिक उन्हें इस बात की अवश्य जानकारी रही होगी। लेकिन ये भी संभव है कि उन्होंने एक जानबूझ करके ऐसे समय पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि अगर एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर अगर वो अटैक करते तो जाहिर है कि इसके जो कोलैटरल डैमेजेज होते वो फार वाइड होते, उसके कॉन्सिक्वेंस पूरे ईरान की आम जनता को भुगतने पड़ते। और चेरनोबिल का हमने एक एक्सीडेंट देखा था, और यहाँ पर तो एक डिलिबरेट अटैक अगर हो जाता तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होता। तो कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र और कोई भी बड़ी महाशक्ति ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना फैले कि वो सारी स्थिति एक न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति क्रिएट कर दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका संभव है कि ये मेरा असेसमेंट है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि संभव है कि उसने डिलिबरेटली ऐसी स्थितियों पर अटैक नहीं किया, और ये असेसमेंट करने के बाद की फोटो में जो ऐसे मटेरियल अवेलेबल मौजूद नहीं है, तब उसने ये हमला किया। क्योंकि यदि वहां पे फिशल मटेरियल होता, एनरिच्ड यूरेनियम होता, तो अमेरिका को दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करने पड़ते, और वो था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उस क्षेत्र को या उसके आसपास के एरियाज पर बॉम्बिंग करके और फिर फोर्डो को अपने कंट्रोल में लेना, और वहां पे जो उसको स्नैच एंड ग्रैब की स्ट्रेटजी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए सारे मटेरियल को अपने कब्जे में लेना। तो उसके लिए बहुत बड़े एक बूट ऑन द ग्राउंड इसको बोलते हैं, बहुत ही बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती, जो कि इस बात के असेसमेंट्स थे कि अमेरिका ऐसे ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के कोई बूट ऑन द ग्राउंड के स्पेशल ऑपरेशन के बारे में भी वो संभव है कि उन्होंने विचार किया है। लेकिन जब उन्हें इस बात का असेसमेंट हुआ कि वो मटेरियल वहां मौजूद नहीं है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया ताकि वो जो फैसिलिटीज हैं वो तबाह हो जाए। और जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि एनरिच्ड यूरेनियम होना एक बात है, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया को पूरा करना एक दूसरी बात है। और उसके लिए सारे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, सारे यूरेनियम एनरिचमेंट का जो और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज फोर्डो में बनी थी, वो सबकी आवश्यकता थी। बड़े सेंसिटिव जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ऐसे में ईरान को एक भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और मेरा मानना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का बनाने का जो एम्बिशन है वो वर्षों पीछे चला गया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा, और मेरा मानना है जैसा कि हमारे दो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने पहले कहा कि यदि अमेरिका नहीं तो इजराइल। मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए गए कि जिसमें कि ये लगे कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है किसी अन्य फैसिलिटी पे, तो अमेरिका भी उसमें शामिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये स्पष्ट है। अमेरिका में इसको लेकर के एक बाईपार्टीजान सपोर्ट है, एक कंसेंसस, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक अलाइक। ओबामा को, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने इसको नेगोशिएट किया था JCPOA को, लेकिन ओबामा भी इस बात को कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट आप उठा के देखें पिछले जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लेकर के, तो उन्होंने बार बार इसको रीआइटरेट किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। ठीक है। और ये जो कार्रवाई होगी, मैं और एक बात मैं इसमें और कहना चाहता हूं कि देखिए, अगली जो कार्रवाई होगी ईरान के ऊपर, वो कार्रवाई अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट तरीके से करेंगे। ज्वाइंट तरीके से, मतलब अलग अलग आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि अलग अलग होगी? मैं बड़ी खबर कर रहा हूं जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ज्वाइंट कार्रवाई होगी जी। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, फोर्डो पर अमेरिकी हमलों का नतीजा संतोषजनक नहीं, इजरायली मीडिया कह रहा है। फोर्डो पर अमेरिकी हमले का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी इजराइल का मीडिया भी इस पर बात रख रहा है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो भी कह रही हैं कि फोर्डो पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, इससे पूरा स्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ है, केवल शुरुआती कुछ एक स्ट्रक्चर जरूर तबाह हुआ है। अब वो कितना है इसका असेसमेंट करने के लिए कोई नहीं है। मेरे ख्याल से नो कंफर्मेशन नो डिनायल वाली इस खबर को कहा जा सकता है। लेकिन मैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आपका रुख करूंगा इस बड़ी खबर के साथ। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है समझने के लिए, आप डिप्लोमेटिकली मुझे समझाइए। इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर होने से खतरा था और इजराइल यूएस के नजदीक था, इसलिए अमेरिका इस हद तक आगे बढ़ गया। वहीं पर साउथ कोरिया जो अमेरिका के उतना ही नजदीक है जितना इजराइल है, उसके बगल में नॉर्थ कोरिया वेपन डेवलप कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल कर रहा है। अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा। ये दो अलग अलग पैमाने क्यों? देखिए राजीव जी, इसलिए कि आप ये देखें कि अमेरिकी इकोनॉमी का 60% से ज्यादा यहूदियों के हाथ में है, यहूदी लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, और यहूदी ओरिजिन के लोग तो अमेरिका में समझ लीजिए कि इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए एक तरह से बाध्यता हो जाती है, क्योंकि यहूदी इतने ज्यादा हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, ईरान का ये मानना था, ईरान इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं स्वीकार कर रहा। ईरान यही मानता था कि इजराइल का यहाँ कोई वैध अस्तित्व ही नहीं है विश्व में, उस देश का। वो बहुत बड़ी बात थी। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे देश मानते हैं। हम पाकिस्तान को पाकिस्तान हमें देश मानता है, लेकिन ईरान इजराइल को देश नहीं मानता। तो ये सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी इजराइल की। तीसरी चीज ये है कि देखिए, अगर अमेरिका यहाँ नहीं आता, अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं, डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री वो भी इजराइल यहूदियों के हाथ में है, और उसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। चौथी चीज देखिए यह है कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिका जाके क्या करता, ईरान में ट्रम्प के हित है। ट्रम्प बिजनेसमैन है, ईरान में अगर ईरान ऑयल का एक बड़ा सेंटर है जी, ये करेंसी है, यही वो वहां नहीं मिलता साउथ कोरिया का। मैं बड़ी खबर ले लूं सर, फिर आता हूं। ईरान की सेना ने जो आप बात कह रहे थे, इजराइल को एक चेतावनी दी है, अगर कोई हमला हुआ तो इस बार विनाशकारी अंजाम होगा। तेहरान पर हमला हुआ तो दुनिया अब हमारा जवाब देखेगी, हमला हुआ तो इजराइल में महाविनाश होगा। क्या ऐसा कर सकता है ईरान? क्योंकि फतेह वन और खैबर को इंटरसेप्ट करना इजराइल के आयरन डोम या स्लिंग या फिर दूसरे जितने भी हिस्से हैं उनके लिए असंभव था। मैं समय कम है, लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से इस वक्त एक रिएक्शन लेता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या ईरान की सेना जो कह रही है उसमें दम है?
नहीं, देखिए हर एक सेना अपना उनका अपना कहने का मकसद होता है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल साधारण सी बात है। जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, भी उन्होंने इसी प्रकार की बातचीत चल रही थी, और क्या उसका अंत में 8 साल 9 साल वो लड़ते रहे, और उसका अंत क्या हुआ? देखिए, जहां तक प्रश्न इसका है कि क्या वहां पर न्यूक्लियर वेपन वो बना सकते हैं, या बनाने वाले हैं, या बनाने के लिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी जल्दी से वो कुछ करने की बात है। अब आपको एक बात बताता हूं कि इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डिजाइन करने का। एक आप यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को इकट्ठा करके और ऐसे मिसाइल से नहीं फेंक सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और मेरा ये मानना है कि वो उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत इसके अंदर इसके बीच में आने वाली है। जहां तक सवाल ईरानी सेना का है, देखिए ईरान की जो सेना है उसका अपना एक 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 एजेंडा है, उसका अपना। ईरान में दो प्रकार के, आप देखिए, एक तो है आईआरजीसी और एक है ईरानियन आर्मी। और आईआरजीसी जो है वो खमेनाई के लिए रिपोर्ट करती है। पूरा का पूरा अलिजेंस, 100% अलिजेंस टू खमेनाई है, उसकी रिपोर्टिंग है। तो उनके दो पैरेलल सिस्टम्स हैं, और मेरा ये मानना है कि उनके जो जो जो